दोस्तों, पोकेमॉन वर्ल्ड मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। इनमें से कुछ के आंसर्स तो हमें पता है, लेकिन कुछ के आंसर्स तो शो के क्रिएटर्स को भी नहीं पता। आज के वीडियो में हम पोकेमॉन वर्ल्ड की इन्हीं टॉप 10 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज को देखेंगे और उठाएंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपका दिमाग हिला देंगे। ये वीडियो हमारी टॉप 10 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज का पार्ट 2 है। बाकी पार्ट्स का लिंक भी आपको हमारे कमेंट्स में मिल जाएगा। बिना देरी किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, पोकेमॉन्स के अंदर कॉन्शियसनेस कैसे आती है। कॉन्शियसनेस यानी चेतना। कुछ पोकेमॉन्स ऑर्गेनिक क्रिएचर्स जैसे होते हैं तो कुछ नॉन ऑर्गेनिक, बट कुछ तो ऐसे होते हैं जो पहले नॉन लिविंग थे, जैसे वॉल्ट्रॉप। वॉल्ट्रॉप के लिए कहा जाता है कि वो पहले एक पोकेबॉल था, लेकिन किसी तरह की इलेक्ट्रिक पल्स के कारण उसमें प्राण आ गए। इलेक्ट्रिक पल्स यानी विद्युत स्पंद या विद्युत कंपन। ठीक ऐसे ही ग्राइमर के लिए भी कहा जाता है कि वह पहले कूड़े का ढेर था जो लूनर रेडिएशन यानी चांद की किसी तरह की रेडिएशन से जीवित हुआ। एंड कुछ पोकेमॉन्स जियोडूड जैसे होते हैं जो ऐसे लगते हैं कि पत्थर किसी तरह जीवित हो गए हैं। मिस्ट्री तो ये है कि ऐसा क्यों? क्या किसी भी चीज को ऐसे ही जीवित किया जा सकता है? पत्थर में कैसे जान आ गई? और ग्राइमर जैसे पोकेमॉन्स जो मून की रेडिएशन से बने हैं, क्या वे ह्यूमंस के लिए खतरा हैं? और इलेक्ट्रिक पल्स से पोकेबॉल पोकेमॉन में बदल जाती है, तो इलेक्ट्रिक पोकेमॉन पोकेबॉल के अंदर सेफली कैसे रहते हैं? इनके जवाब तो सिर्फ शो के क्रिएटर्स को ही पता है। नंबर 9, क्रिस्टल ऑनिक्स के साथ क्या हुआ। दोस्तों, जब एश, ब्रॉक एंड मिस्टी जोहोटो में सफर कर रहे थे तो उन्हें वहां एक क्रिस्टल ऑनिक्स मिलता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह ऑनिक्स क्रिस्टल का बना था, रॉक का नहीं। ऑनिक्स रॉक टाइप पोकेमॉन है जो वाटर टाइप के खिलाफ वीक नहीं बल्कि सुपर वीक है। लेकिन क्रिस्टल ऑनिक्स पर पानी का कोई असर नहीं होता था, उल्टा वो तो केव के अंदर एक अंडरग्राउंड लेक में रहता था। उस एपिसोड के बाद से क्रिस्टल ऑनिक्स को पूरे एनिमे में कहीं नहीं दिखाया गया है। यहाँ से यही सवाल आता है कि ऑनिक्स क्रिस्टल ऑनिक्स कैसे बना एंड उसके स्पेसिफिकेशंस नॉर्मल ऑनिक्स से इतने अलग क्यों हैं। नंबर 8, गैरी के रेडिकेट के साथ क्या हुआ। दोस्तों, पोकेमॉन एनिमे रेड एंड ब्लू गेम पर बेस्ड है। जब हम पोकेमॉन का ओरिजिनल गेम रेड एंड ब्लू खेलते हैं तो गैरी यानी ब्लू हमारा राइवल होता है। जब SSN क्रूज पर हम उसका मुकाबला करते हैं तो उसके पास एक स्टार्टर पोकेमॉन लेवल 20 का, पिजियोटो लेवल 19 का, कडावरा लेवल 18 का एंड रेडिकेट लेवल 16 का होता है। लेकिन जब हम लेवेंडर टाउन के घोस्ट पोकेमॉन टावर में गैरी से मुकाबला करते हैं तो उसके पास रेडिकेट के बदले लेवल 23 का गैराडोस और लेवल 22 का ग्रोलाइट होते हैं। तो गैरी के रेडिकेट के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने उसे छोड़ दिया। अब आप कहेंगे कि उसने रेडिकेट को पीसी में स्टोर कर दिया होगा, बट कुछ थ्योरीज तो ये कहती हैं कि रेडिकेट एक्चुअली मर गया था एंड गैरी पोकेमॉन टावर में उसकी याद में उसे श्रद्धांजलि देने गया था। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। नंबर 7, लेजेंडरी पेंटिंग मिस्ट्री। दोस्तों, जब ऐश अपनी पोकेमॉन जर्नी की शुरुआत कर रहा होता है तो उस पर स्पेरो के एक झुंड का हमला हो जाता है। उनके अटैक करने पर ऐश पोकेमॉन सेंटर जाता है तो वो प्रोफेसर ओक से कहता है कि उसने हो को देखा और दीवार पर लगे बड़े चित्र की तरफ इशारा करता है जिसमें सभी लेजेंडरी पोकेमॉन्स थे, लेकिन उनमें एक पोकेमॉन ऐसा था जो बिल्कुल भी लेजेंडरी नहीं था, वो था आर्कनाइन। वैसे आर्कनाइन इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जिसे पॉकेडेक्स में लेजेंडरी दिखाया गया है, लेकिन वो लेजेंडरी नहीं है। इससे ये सवाल हमारे दिमाग में उठता है कि आर्कनाइन क्यों लेजेंडरी पोकेमॉन्स के साथ है। क्या उसने कभी लेजेंडरी पोकेमॉन्स की मदद की थी या हो ने उसे लेजेंडरी पोकेमॉन से निकालकर नॉर्मल कर दिया था? ये सवाल भी अभी एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 6, कंफ्यूजिंग टाइप एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। दोस्तों, पोकेमॉन एनिमे एंड गेम्स में टाइप एडवांटेज या डिसएडवांटेज बहुत ही की फीचर्स हैं। जैसे फायर टाइप पोकेमॉन्स वाटर टाइप के खिलाफ वीक तो ग्रास टाइप के खिलाफ स्ट्रॉन्ग होते हैं। इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन वाटर टाइप के खिलाफ स्ट्रॉन्ग तो रॉक टाइप्स के खिलाफ वीक होते हैं, और भी वगैरह वगैरह। बट दिमाग हिलाने वाले एडवांटेज या डिसएडवांटेज तो ये हैं। स्टील टाइप पोकेमॉन फाइटिंग टाइप्स के खिलाफ वीक है। साइकिक टाइप पोकेमॉन पॉइजन टाइप्स के खिलाफ स्ट्रॉन्ग है। पता नहीं क्रिएटर्स ने क्या सोचकर ऐसा किया होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 एंड मोस्ट ऑब्वियस सवाल, ऐश के प्राइमेप के साथ क्या हुआ। दोस्तों, ऐश ने प्राइमेप को पकड़ा था क्योंकि वो सच में एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को पकड़ना चाहता था। इससे पहले स्क्वर्टल, चारमेंडर, बल्बासौर उसके साथ खुद आए थे। ऐश का प्राइमेप उसकी बात नहीं मानता था, लाइक चारिज़ार्ड। लेकिन जब ऐश प्राइमेप को गिरने से बचाता है तो प्राइमेप ऐश की रिस्पेक्ट करने लग जाता है। हावेवर, T1 फाइटिंग टूर्नामेंट में जीतने के बाद से प्राइमेप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए वहीं रुक जाता है। इसके साथ भी बटरफ्री जैसा होता है और प्राइमेप भी फिर एनिमे में कहीं नहीं दिखता। ऐश उसे पूरी तरह भूल जाता है।
पोकेमॉन वाले एस के लास्ट एपिसोड्स में बटरफ्री, पिजियोट, लैप्रेस जैसे पोकेमॉन्स का कमबैक करते हैं, लेकिन प्राइमेप का क्या? ये सोचकर मुझे अभी भी बहुत दुख होता है कि कैसे क्रिएटर्स ने प्राइमेप को भुला दिया। नंबर 4, क्या पोकेमॉन में टीनेजर्स स्कूल जाते हैं? दोस्तों, पोकेमॉन वर्ल्ड में बच्चों को 10 साल का हो जाने पर पोकेमॉन जर्नी पर जाने की अनुमति मिल जाती है, जहां वे अपने दम पर सरवाइव करना सीखते हैं। लेकिन उनके स्कूल का क्या? पोकेमॉन वर्ल्ड में हमें बच्चों और बड़ों दोनों के लिए स्कूल्स को दिखाया गया है, पर पोकेमॉन्स में ज़्यादातर ट्रेनर्स पोकेमॉन पर ही फोकस्ड रहते हैं और मुश्किल से ही 10 की उम्र में उन्होंने सही से बोलना भी सीखा हो। इससे ये पता चलता है कि फैंटेसी वर्ल्ड में बच्चों को स्कूल के बारे में चिंता की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन रियलिटी में जिसके पास एजुकेशन ना हो उसे सोसाइटी एक दाग की तरह समझती है। पोकेमॉन में कोई डॉक्टर भी कैसे बन जाता है जब तक कि वो हाई स्कूल भी पास ना हो? ये सवाल भी अभी बेजवाब है। नंबर 3, एस के कैटरपी का मिस्टीरियस एवोल्यूशन। दोस्तों, कैटरपी एक नॉर्मल पोकेमॉन की तरह मेटापॉड में इवॉल्व होता है, बट एस का कैटरपी थोड़ा अलग था, क्योंकि पहले वो अपने आप को अपने स्टिंग शॉट से ढक लेता है एंड फिर मेटापॉड बनता है। जब मेटापॉड पर बीडल अटैक करती है तो मेटापॉड में क्रैक पड़ जाता है, जिससे बटरफ्री बाहर निकल आती है। ये इतना स्ट्रेंज एवोल्यूशन था कि पोकेमॉन के क्रिएटर्स ने ऐसा कभी दोबारा नहीं दिखाया। नंबर 2, पोकेबॉल्स जेसी को क्यों हर्ट करती हैं? जब से पोकेमॉन की शुरुआत हुई है तब से सभी फैंस के मन में ये सवाल आता रहा है कि पोकेमॉन्स के साथ असल में क्या होता है जब वे पोकेबॉल के अंदर पकड़े जाते हैं, और पोकेबॉल कैसे काम करती है। इस सवाल के बारे में एनिमे में कोई जिक्र नहीं आया है। पोकेमॉन में जेसी का एक सीन है जिसमें किसी कारण पोकेबॉल की बीम जेसी को हिट कर लेती है और उसे एक बड़ा झटका लगता है। इस सीन से कंफर्म हो जाता है कि इंसानों को पोकेबॉल्स के अंदर नहीं पकड़ा जा सकता। एक बार जब एस प्राइमेप को पकड़ रहा था तो वो गलती से राइस बॉल को पकड़ लेता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इससे एक ऑब्वियस सवाल आता है कि क्या पोकेबॉल से आने वाली बीम सिर्फ इंसानों के लिए दर्दनाक होती है या पोकेमॉन्स के लिए भी? नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोफेसर ओक का पार्टनर पोकेमॉन कौन है? दोस्तों, पोकेमॉन एनिमे एंड गेम्स दोनों में हमें बताया गया है कि प्रोफेसर ओक पहले एक पोकेमॉन ट्रेनर थे जो बाद में पोकेमॉन रिसर्चर बन गए थे। गैरी की स्टोरी भी सेम ही है, लगता है कि वो भी अपने दादाजी से इंस्पायर है। प्रोफेसर ओक नई ट्रेनर्स को पोकेडेक्स, पोकेमॉन एंड पोकेबॉल्स देते हैं और उन्हें एक नए सफ़र पर जाने के लिए गाइड करते हैं। पर यह सवाल हमें अभी तक नहीं पता चला कि प्रोफेसर ओक का स्टार्टर पोकेमॉन कौन है। पोकेमॉन की सेलेबे मूवी में हमें दिखाया गया है कि जब एस समय में पीछे ट्रैवल करता है तो वह यंग प्रोफेसर ओक से मिलता है। तो प्रोफेसर ओक के पास एक चार्मिलियन होता है, यानी उनकी लैब में उनका चार्मिलियन या चारिज़ार्ड तो कहीं होने ही चाहिए। लेकिन हमें ये ना ही कभी एनिमे में दिखाया गया और ना ही कभी एनिमेटर्स ने इसके बारे में कुछ रिवील किया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका इन थ्योरीज के बारे में क्या सोचना है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने हमारे टॉप 10 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ पोकेमॉन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको हमारे कमेंट से मिल जाएगा।